जय हिंद। आज हम देखेंगे तो राइबोसोम। अभी तक हमने देखा था, अगले पार्ट के वीडियो में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक समझा दिया था। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक हो गया था। अब थोड़ा सा आगे देखेंगे, इसके आगे पार्ट में क्या है, क्या होता है। अगला पार्ट इसका जो आएगा वो होता है राइबोसोम। अगला पार्ट की बात करेंगे तो हम राइबोसोम। राइबोसोम आपको पता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही एक हिस्सा है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही एक हिस्सा है। उसी में हमने देखा था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप के थे। कितने टाइप के? टू टाइप के। एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, एक स्मूथ। तो जो रफ वाला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसी में एक आपने बताया था, हमने बताया था कि खुदरा अंतःप्रद्रवी जालिका या जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो किसके कारण रफ था या किसके कारण खुरदुरा था? तो राइबोसोम्स के कारण था। राइबोसोम के कारण था। वहां पे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता था कि प्रोटीन का निर्माण करता। सेम वही चीज यहाँ पे पढ़ना है, इसी के एक भाग है ना। अब थोड़ा सा देखते हैं राइबोसोम को। इसे देखेंगे राइबोसोम को। राइबोसोम की खोज जो है पैलाडे ने किया था। राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो पैलाडे ने किया था। और ये क्या करता है, इसे क्या कहा जाता है? तो राइबोसोम जो है उसी वाले में हमने बता दिया था कि जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। अच्छा, इतना ज्यादा ये प्रोटीन का निर्माण करता है कि इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम्स को। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम्स को। वही एक बात हमें बता दे कि अगर पूछ दे कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस। पावर हाउस का मतलब बिजली घर। बिजली घर यानी जो उसको बिजली दे, ऊर्जा दे, पावर दे। पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकांड्रिया को। अच्छा, अभी हम राइबोसोम पढ़ा, इसमें थोड़ा सा देखिए इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। ये दो तरह की प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम दो तरह की प्रोटीन का निर्माण करता है, वो भी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर। जो प्रोटीन छोटे होते हैं या जो प्रोटीन बड़े होते हैं उसे हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर उसकी जांच करते हैं। तो जो है राइबोसोम दो तरह की प्रोटीन बना रहा है, एक 70S प्रोटीन, एक 80S प्रोटीन। 70S प्रोटीन छोटा होगा। 70S प्रोटीन कैसा होगा? छोटा होगा। 70S प्रोटीन छोटा होगा और 80S प्रोटीन जो है बड़ा होगा। आप ऐसे ही समझ लीजिए 70-80 में कौन बड़ा है? तो 80 ही बड़ा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? बड़ा। तो 80S कैसा प्रोटीन है? बड़ा प्रोटीन है। 70S कैसा प्रोटीन है? अच्छा, यस का मतलब क्या है? यस का मतलब है कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर। यस का मतलब क्या है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर। अच्छा, अभी भी आप समझे नहीं होंगे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता क्या है, क्या चीज है, या फिर ये बवाल क्या है, समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसको हम बता दें कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट में क्या किया जाता है कि किसी लिक्विड को लिया जाता है। किसी लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव को, और उस द्रव में प्रोटीन को डाला जाता है। किसको? प्रोटीन को डाला जाता है। जो सबसे पहले नीचे जाएगा उसे सबसे बड़ा प्रोटीन माना जाएगा। जो ऊपर ही रहेगा यानी कुछ देर में जाएगा तो उसे छोटा प्रोटीन। तो यही होता है सेडिमेंटेशन कफिशिएंट। इससे जो है साइज में बड़ा नहीं होता, साइज में बड़ा तो उसे हम तो कोई लेना देंगे। इसको पहले द्रव में किसी डालेंगे और सबसे पहले जो नीचे जाएगा वही जो है सबसे बड़ा प्रोटीन माना जाएगा, वो सबसे बड़ा प्रोटीन होगा। ये चीज समझना, साइज में बड़ा होने से कोई वो नहीं है। साइज में बड़ा रहे चाहे छोटा, उससे हमको कुछ नहीं लेना देना है। ठीक है, अगर वो द्रव में डाल रहे हैं, अगर वो नीचे सबसे पहले जा रहा है तो वो हो जाएगा हमारा सबसे बड़ा प्रोटीन। जो है राइबोसोम दो तरह की प्रोटीन का निर्माण करता है, एक 70S प्रोटीन, एक 80S प्रोटीन। एक 70S प्रोटीन और एक 80S प्रोटीन। चलिए, अच्छा, 70S प्रोटीन जो होते हैं या यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। किसमें? यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। 70S प्रोटीन यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। अभी आप कहेंगे यूकैरियोटिक सेल क्या है या फिर प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। जो वीडियो का अगला पार्ट हम बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है। ठीक, अभी इसको यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए।
अस्सी एस प्रोटीन पूछेगा तो ये बड़ा प्रोटीन है और ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है। 80s प्रोटीन यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। और 70s प्रोटीन किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। अब थोड़ा सा, अच्छा ये हो गया। अब देखते हैं थोड़ा सा इसका अगला पार्ट, ठीक है, अगला भाग देखते हैं। अगला भाग इसका जो है एक बीच में आता है बड़ा सा न्यूक्लियस। कौन सा आता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग हिंदी में केंद्रक कहते हैं। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? केंद्रक। यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि नहीं? हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है केवल ईएन, ठीक है। न्यूक्लियस तो पहला उसका वर्ड क्या होगा? ईएन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे पूरा नाम लिख दिया है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में हम लोग कहते हैं केंद्रक। इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। कोशिका का दिमाग कहा जाता है, यानी ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का दिमाग, ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। इसे कोशिका का ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। यही सारी कोशिका को कंट्रोल, जैसे आप सपोज कीजिए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, अब ये हमारा दिमाग कह रहा है तभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। हमारा दिमाग कह रहा है तो हम इस पे अपना मार्कर चला रहे हैं। यानी ऐसी जो है घटना होगी वो सारी की सारी कंट्रोल कौन करेगा? न्यूक्लियस करता है। कौन करेगा? न्यूक्लियस। कोशिका का दिमाग कहा जाता है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? कोशिका का दिमाग। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस। कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अच्छा, न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का दिमाग कहा जाता है, याद रखना। इसके बाद देखेंगे यही जो है सारी कोशिकाओं और सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है। यानी अगर कोई सही से काम नहीं कर रहा है इसमें, तो या बिल्कुल सही से नहीं काम कर रहा है, सेंट्रोसोम सही से काम नहीं कर रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सही से काम नहीं कर रहा है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया सही से काम नहीं कर रहा है, सेंट्रोसोम सही से काम नहीं कर रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सही से काम नहीं कर रहा है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया सही से काम नहीं कर रहा है, तो सबको कंट्रोल ये करेगा। ठीक है, कौन कंट्रोल करता है? तो केंद्रक। केंद्रक क्या करेगा? जो सही से काम नहीं करेगा उसको डांटेगा, कर जाएगा। ठीक है, कहेगा भैया तुम अपना काम सही से करो वरना फिर वो करेंगे तुमको। ठीक, तो यहाँ से समझिए। तो पूछेगा सारी कोशिका को कंट्रोल कौन करता है? तो केंद्रक। कौन कंट्रोल करता है? तो केंद्रक। कौन? केंद्रक, याद रखना। अच्छा, केंद्रक में पाया क्या जाता है? केंद्रक में आप देखेंगे तो इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। केंद्रक में 80% प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? प्रोटीन। केंद्रक में क्या पाया जाएगा? 80% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, 80% प्रोटीन, और इसमें 10% जो है डीएनए पाया जाता है। 10% डीएनए पाया जाता है, और जो बचेंगे 10% वो जो है अन्य तत्व पाए जाएंगे। अन्य तत्व। ठीक ठीक, तो यहाँ पे हो गया। न्यूक्लियस में पाया क्या जाता है? तो 80% प्रोटीन पाया जाता है। न्यूक्लियस में क्या पाया जाएगा? 80% प्रोटीन, 10% डीएनए पाया जाता है, और 10% अन्य तत्व पाए जाते हैं। ठीक, ये इसमें पाया जाता है। और इसमें आप देखेंगे एक द्रव पाया जाता है। न्यूक्लियस में एक द्रव पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रिका द्रव। क्या कहते हैं? केंद्रिका द्रव। केंद्रिका द्रव कहेंगे। क्या कहेंगे? केंद्रिका द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म। इंग्लिश में कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, हिंदी में कहेंगे केंद्रिका द्रव। इसमें एक गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है, पानी द्रव पाया जाता है, समझ लीजिए एक लिक्विड पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर एक द्रव पाया जाता है जिसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रिका द्रव कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि मतलब ये केंद्रक है। क्या है? केंद्रक। केंद्रक के अंदर एक पानी भरा है जिसे हम लोग केंद्रिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका द्रव। अच्छा, ये हो गया। इसी में जो है न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाया जाता है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम का अर्थ होता है गुणसूत्र। क्रोमोसोम का अर्थ होता है गुणसूत्र। अच्छा, गुणसूत्र का चैप्टर थोड़ा सा अलग है, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इसका पूरा चैप्टर ही अलग है। अच्छा, क्रोमोसोम में फिर क्या पाया जाए? क्रोमोसोम की हम लोग संरचना देखेंगे तो कुछ इस तरह जो है
क्रोमोसोम की संरचना होती है। और इसी क्रोमोसोम में जो है डीएनए आरएनए पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? डीएनए आरएनए। इसी क्रोमोसोम को थोड़ा सा हम लोग खींच देंगे तो क्या निकल जाएगा इसमें से? डीएनए आरएनए निकल जाएगा। डीएनए आरएनए, ठीक है। क्या निकलेगा इसमें से? डीएनए आरएनए। इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे कि इसी में जो है जब डीएनए को थोड़ा सा और हम लोग खींचेंगे, डीएनए को थोड़ा सा और खींच के लंबा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें से निकलेगा जीन। क्या निकलता है? जीन। यानी जो हमारे शरीर की सारी इंफॉर्मेशन है, हमारे शरीर की इंफॉर्मेशन का मतलब जो हमारे पास ज्ञान है वो नहीं, जो हमारी शारीरिक बनावट की इंफॉर्मेशन, कि हमारा हाथ कहाँ है, हमारा पैर कहाँ है, हमारे सर पे कितने बाल हैं, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसी जीन में रहती है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन किस में रहेगी? तो जीन में रहती है, ठीक है। किस में रहेगी? जीन में रहेगी। बाकी जो हम कहीं पे घूमने जा रहे हैं या फिर कहीं पे कुछ खा पी रहे हैं वो वाली इंफॉर्मेशन दिमाग में रहेगी, लेकिन शरीर के बनावट की जो इंफॉर्मेशन होती है वो जीन में होती है। और यही जीन का जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो अगली संतानें जब आती हैं तो माता या पिता के लक्षणों की तरह होती है। वो चैप्टर थोड़ा सा अलग है, इसको हम बाद में बताएंगे, अभी केवल कोशिका ही देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया माइटोकांड्रिया, पावर हाउस कहते हैं। माइटोकांड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस। क्यों पावर हाउस? क्योंकि वो ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा को इंग्लिश में पावर कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, पावर कहते हैं, ठीक है। तो पावर हाउस इसको कहा जाता है। अच्छा, न्यूक्लियस को कहे तो कोशिका का दिमाग कहा जाता है। न्यूक्लियस को कोशिका का दिमाग। राइबोसोम को कहे तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहेंगे? प्रोटीन की फैक्ट्री कहेंगे। आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम आगे बता रहे हैं।